गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल भी है, बट स्टार्ट करते हैं। एन इम्पोर्टर बुक ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद हिज बैंक ऑन 10th अप्रैल फॉर यूएस डॉलर ऑफ 2 लाख ड्यू ड्यू ऑन 10th जून एट द रुपीज 64.4000। गाइस, एक इम्पोर्टर है जिसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है किसके साथ? अपने बैंक के साथ बुक किया है। कब किया था? 10th अप्रैल को किया था। 2 लाख यूएस डॉलर के लिए किया था और 10 जून के लिए किया था कि 10 जून को ये इम्पोर्टर बैंक से 2 लाख यूएस डॉलर 64.4000 पे परचेज कर लेगा। ठीक है गाइस। नाउ बैंक कवर हिज पोजीशन इन द मार्केट एट रुपीज 64.2800। गाइस, इस लाइन के को समझने के लिए हम यहाँ टाइम लाइन पे आते हैं। यहाँ पे गाइस आप ये समझिए कि ये आपका बैंक है। ठीक है गाइस, इस बैंक ने कॉन्टेक्ट किया है कि ये मिस्टर जेड जेड एक कस्टमर है। मिस्टर जेड को 64.000 पर 2 लाख के यूएस बॉन्ड बेचेंगे। यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके बाद ये लाइन लिखिए, बैंक कवर इट्स पोजीशन इन द मार्केट 64.2800। इसका मीनिंग ये है कि बैंक के पास 2 लाख के डॉलर्स नहीं है, तो ये क्या करेगा? दूसरे बैंक से परचेज करेगा। तो इसने क्या करा कि दूसरे बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बैंक बी ने, कि बैंक ए से कि तुम मुझे 2 लाख डॉलर 10 जून को दे दोगे। कितने रुपए में? 64.2800 में। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा? बैंक बी को बेनिफिट हो जाएगा कि वो खरीदेगा तो 64.2800 में और सेल कर देगा जेड को 64.4000 में। ये ट्रांजैक्शन 10 जून को होनी थी और जैसे जैसे मिस्टर जेड इनसे ये लेते, ये ए से खरीद के इन्हें दे देते और जेड बी को बेनिफिट हो जाता। बट गाइज ऐसा हुआ नहीं क्वेश्चन में। फिर भी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर इन द इंटर बैंक मार्केट ऑन 10th जून एंड 20th जून को ये एक्सचेंज रेट दे रखा है गाइस, नो इशू। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में आते हैं। एक्सचेंज मार्जिन 0.10%। अब गाइस, एक्सचेंज मार्जिन का मीन्स कि बैंक अपना एक मार्जिन लेता है ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हम ये याद रखेंगे कि जो एक्सचेंज मार्जिन लिया जाएगा जब बैंक टू कस्टमर डील होगी तब एक्सचेंज मार्जिन का रोल आएगा, और जब बैंक टू बैंक डील होगी दैट इज कॉल्ड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर एक्सचेंज मार्जिन का कोई रोल नहीं आएगा। यहाँ पे जो मार्केट रेट है, जैसे कि बैंक बी बैंक ए से खरीद रहा है 64.2800 में, तो ये इतने में खरीदेगा, इसमें कोई भी एक्सचेंज मार्जिन ऐड नहीं होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड एट द रेट 12%। गाइस, अब ये वाली जो लाइन है इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड द, इसके बाद पढ़ते हैं फिर ये मीनिंग भी समझाता हूँ। द इम्पोर्टर रिक्वेस्ट ऑन 20th जून। इससे यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि मिस्टर जेड तो 10th जून को आए ही नहीं, वो 10th जून को एबसेंट रहे। वो कब आए? 20 जून को आए, और वो भी सिर्फ ये कहने कि मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। कब तक? 10 अगस्त का एक नया ट्रांजेक्शन बना दीजिए, एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द 10th अगस्त। मतलब इस ट्रांजेक्शन को एक तरीके से कैंसिल करके एक नया ट्रांजेक्शन 10 अगस्त का बना दीजिए। ओके गाइज, ये कब आए? 20 जून को आए। ठीक है जी। बट ये इंटरेस्ट आउटले फंड क्या है? तो गाइस, अब देखिए 10 जून को क्या हुआ होगा। 10 जून को बी बैंक ने ए बैंक से 64.2800 में, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट है तो इसने तो 2 लाख डॉलर खरीद लिए। बट उसने मिस्टर जेड का इंतजार किया लेकिन मिस्टर जेड तो आए नहीं। तो बी बैंक क्या करेगा कि ये जो 2 लाख के डॉलर खरीदे हैं ये मार्केट में किसी और को पूछेगा कि हाँ भाई, किसी को 2 लाख डॉलर की जरूरत है तो वो ले ले। और जाहिर सी बात है उस रेट में नहीं जाएगा जिस रेट में बेचना चाहेगा बी। बी को मिला सी बैंक। गाइज, यहाँ पे ये तीनों बैंक ही है। बी को सी बैंक मिला, ठीक है, और सी बैंक से इसने सेलिंग रेट जो है 63.8000 पे सी बैंक से इसने करार कर ली।
ठीक है गाइस, कैसे इस बात को यहाँ से पढ़ते हैं, इस इंफॉर्मेशन को। ऑन 10th जून, 10 जून को बैंक स्वैप बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। देखो 10 जून को स्पॉट रेट क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा। तो गाइस 10 जून को स्पॉट रेट आपका, ये आपका स्पॉट रेट है 10 जून का। ठीक है जी, तो 10 जून को बैंक की ओर से बाइंग रेट है 63.8000 और सेलिंग रेट है 63.8200। अब गाइस जब बी बैंक सी बैंक को बेचेगा, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि बाइंग रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, आस्क रेट क्या है, बिड रेट क्या है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो बैंक बेच रहा है और जो बैंक खरीद रहा है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट तो इसकी है, इसको बेचना मजबूरी है। तो आप सी बैंक को मान लेंगे कि ये बैंक है और बी बैंक को एज्यूम करेंगे कस्टमर है, ताकि आपका बिड रेट और आस्क रेट में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जो सी बैंक है वो ये 2 लाख के जो डॉलर खरीद रहा है वो स्पॉट रेट प्राइस पे खरीद रहा है, तो स्पॉट रेट प्राइस ये है। अब जो सी खरीदेगा तो वो हमेशा सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, तो इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू क्या है, 63.8000। तो सी ने कहा कि हाँ मैं 63.8080 पे ये आपका $2 लाख परचेज कर लूंगा। बट इसके बाद भी एक और लाइन है, स्वैप रेशो में है, पहले तो सेलिंग स्पॉट रेट कर लिया एंड बाइंग 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। इस बाइंग 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि देखो सी बैंक को ये 2 लाख की डॉलर की जरूरत नहीं है। हाँ, बी बैंक को ये पता है कि मिस्टर जेड उनके पास बाद में आ सकते हैं। अदरवाइज देखो गाइज यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड होता है जेड को मिलता है 15 दिन का, जो मार्केट में है कि हाँ अगर वो 15 दिन तक नहीं आता तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, हो जाएगा। बट क्वेश्चन में जेड कब आ गए, 20 तारीख को आ गए। ठीक है जी, बट 10 जून को बी को तो पता नहीं है कि जेड आएंगे नहीं आएंगे, बट फिर भी इसने बी ने एज्यूम करके 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर लिया कि हाँ 1 मंथ बाद बी जो है बैंक सी बैंक से किस रेट पे खरीद लेंगे, 63.950। अब ये रेट बता देता हूँ, 1 मंथ का रेट कैसे निकालोगे गाइस, यहीं पे थोड़ी टेक्निकलिटी है, क्योंकि ये रेट तो आपका 10 जून का स्पॉट रेट है और ये रेट है आपका 20 जून का। तो 1 मंथ का आप इसे ही मानोगे कि ये जो आपका जून है ये एंड का है, एंड का है गाइस, तो इसी को आप मानोगे कि ये आपका 1 मंथ का रेट है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में मानना भी पड़ेगा कि आपका ये 1 मंथ का रेट है। ठीक है गाइस, अब ये आपका 1 मंथ का रेट है और बैंक सी के अकॉर्डिंग बचे सोचे, तो बैंक जो सी है ये आपका 1 मंथ का रेट हो गया। ठीक है, अब बैंक सी जो है, अब सी बेचना चाहता है, तो बैंक सी हमेशा कॉस्टली बेचेगा, तो इन दोनों में से कौन सा रेट हाई है, 9500, 639500। तो सी कांटेक्ट करता है बी के साथ कि वो 1 मंथ में आपका 639500 पे आपको बी को ये 1 लाख के 2 लाख डॉलर यूएस डॉलर सेल कर देगा इस प्राइस पे। ठीक है गाइस, गाइस इसी को स्वैप कहते हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का और फिर उसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाय का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा गाइस कि स्वैपिंग लॉस हो रहा है। देखो सी को तो फायदा हो रहा है, सी खरीद रहा है और सी वैसे भी ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के बीच में क्यों आएगा, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं बेनिफिट लेना है। तो बी को नुकसान हो रहा है, बी यहाँ पे 63.8000 में सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है 63.9500 में। तो ये गाइज आपका स्वैप लॉस हो गया। ठीक है गाइज, तो ये तो आपका स्वैप लॉस हो गया, ये चीज आपको कंसीडर करनी है। एक गाइस बी बैंक को ना ये भी लॉस हुआ है, तो इस चीज को भी आप कंसीडर करना। देखो गाइस बी ने क्या करा, ए से खरीदा, ठीक है, और बेचना किसे था, जेड को, और बेच किसे दिया, बेच दिया सी को, और सस्ते में बेचा, इसे तो 64.4000 में बेचता, बट सी को कितने में बेचा, 63.800 में। तो गाइस ये जो लॉस होता है, ये वाला जो मैंने इस सर्कल में डाल दिया, इसे तो कहते हैं स्वैप लॉस। स्वैप लॉस हो गया एक तरीके का स्वैप। और ये जो लॉस होता है ये आपका इंटरेस्ट का लॉस है। कैसे, ये मैं बता देता हूँ। अब गाइस ये इंटरेस्ट का लॉस कैसे हुआ, देखो गाइस आपने सी को जो 2 लाख डॉलर यूएस डॉलर में बेचे वो 63.8000 में बेचे।
अब आपको ए को पेमेंट करनी है, तो सी से जितना पैसा आया क्या वो ए की पेमेंट फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि खरीदा तो आपने 64.2800 में। तो गाइज यहाँ पे जो गैप आया उस गैप को फुलफिल करने के लिए बी क्या करेगा, अब डी बैंक के पास जाएगा और डी बैंक से क्या करेगा, लोन लेगा जितना ये गैप है। तो ये जो गैप है ना गाइज, ये गैप है आपका 96,000 का। ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, देखो। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ द फंड, देखो बैंक ने बाय किया $2 लाख, कितने में बाय किया था, ए से 64.2800 में, और जबकि सेल किया सी को, जबकि इसको सेल किसको करना था, जेड को सेल करना था, जेड तो आया नहीं, तो सेल किसको कर दिया, सी को कर दिया $2 लाख 63.8000 में। तो यहाँ पे पैसे तो बी के पास पूरे आए नहीं जितने उसको ए को पे करने हैं, तो जो 96,000 है ये ले लेंगे डी से लोन। ठीक है जी, ये डी से लोन ले लेंगे 96,000, और लोन का रेट चल रहा है आपका 12%, यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड इज 12%। ठीक है, जब बी ये सब नुकसान झेल रहा है और ये सारा लॉस बी किससे बियर कर लेगा, ए से, जेड से कर लेगा जो कस्टमर है। ठीक है, बी अभी ये सारी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहता है। अब देखिए, ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आपका स्वैप लॉस हो गया और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आउटले लॉस हो गया। ठीक है गाइस, अब बात आती है यहाँ पे 10 तारीख के बाद, 20 जून आ गया। 20 जून को मिस्टर जेड आते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आई एम अनेबल टू राइट नाउ टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल कर दो और 10 अगस्त के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दो। ठीक है गाइस, अब गाइस क्या करना है कि जब आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे कैंसिल करने के लिए बाइंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, और बाइंग कॉन्ट्रैक्ट रेट कौन सा लोगे, 22 जून, 20 जून का ही लोगे, क्योंकि उसी दिन पता चला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ठीक है जी, अब नोटिस करने वाली एक और बात है कि 20 जून का स्पॉट रेट क्या है, तो 20 जून का स्पॉट रेट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ठीक है जी, और बैंक को क्या करना है, बाय बाय करना। बैंक ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो बैंक के लिए जो बाइंग रेट है वो सस्ता होगा, क्योंकि बैंक सेल करता है महंगा और खरीदता है सस्ता। तो 63.6800, ये तो गाइस बैंक का बाइंग रेट हो गया। अब नोटिस करो कि बैंक किससे ट्रांजेक्शन कर रहा है, जेड से, जो कि कस्टमर है। तो अगर कस्टमर है तो क्या इसमें एक्सचेंज मार्जिन लगेगा, हाँ। बैंक जो जेड से ट्रांजेक्शन करेगा उसमें अपना मार्जिन जो 0.10% है, इसका निकालोगे तो 0.06636 आएगा आपका। ठीक है गाइस, इसको लेस करोगे तो ये 63.6136 आएगा। कि बैंक जेड से अगर खरीदता है ये, अगर ये बेच बैंक अगर ये बाइंग प्राइस निकालता तो उसमें आपको मार्जिन लेस करना पड़ता, जो कि है 63.6136। तो गाइज ये एक रेट है जो कि आपका कैंसिलेशन का रेट है, जिसपे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये जो जेड ने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया था 64.4000 का, इसमें मार्जिन क्यों नहीं ऐड किया। गाइज वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसमें वो मार्जिन ऑलरेडी ऐड होगा, और यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें स्पॉट रेट दे रखा है, तो इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि मार्जिन ऐड नहीं। अब बाइंग करेगा तो मार्जिन को लेस करेगा, ऐड नहीं करेगा, तो यहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी लेस नहीं है, तो हमने यहाँ पे लेस कर दिया। तो कैंसिलेशन का जो रेट है वो आपका 63.6136 है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे अब आपको एक चीज और है जो लॉजिकली आपको टेक्निकली क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आएगी। कहा है कि 10 अगस्त का नया कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए सेलिंग का। अब गाइज यहाँ पे 10 अगस्त निकालना ही बहुत ही टफ पड़ जाएगा कि 10 अगस्त का कौन सा आप माने। तो गाइज यहाँ पर मैंने ये आपका सिंबल कर दिया कि ये आपको 10 अगस्त का रेट टेक्निकली मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि 10 अगस्त का बैंक के अकॉर्डिंग बाइंग रेट ये है, सेलिंग रेट ये है। तो बैंक का सेलिंग रेट क्या है, बैंक बेचेगा महंगा बेचेगा, तो 64.2500। तो यहाँ पर देखो फॉरवर्ड रेट ले लिया अगस्त का 64.2500, और उसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर दिया, क्योंकि एक्सचेंज मार्जिन ऐड करना ही करना है। तो 64.3143 पर इन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सो गाइस यहाँ पे अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बस दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको कैंसिलेशन रेट करना है, तो कैंसिलेशन रेट आपका ये है 63.6136। देखो गाइस यहाँ पे हमारा कैंसिलेशन रेट 63.6136 आया। अब गाइस बी बैंक खुद सोचो,
जेड से क्या क्या चार्ज करेगा? एक तो ये जो लोन लिया है इस पीरियड में, उस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो चार्ज करेगा। एक स्वैप लॉस जो हुआ है वो चार्ज करेगा। एक जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है उस पे अगर लॉस होता है तो वो चार्ज करेगा। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ कैंसिलेशन चार्जेस देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो कैंसिलेशन चार्जेस क्या हुआ, देखो सेल का क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था 64.400 का, और बाइंग बाइंग रेट क्या है जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो 63.6136। तो गाइस ये जो डिफरेंस आया ये आया 1,56,740 का, जो कि कौन बियर करेगा? मिस्टर जेड बियर करेंगे। अब स्वैप लॉस की बात करते हैं, तो स्वैप लॉस का तो मैंने पहले बता दिया कि 63.8000 और 63.9500, इन दोनों का जो गैप है वो 30,000 का गैप हुआ, ये भी कौन बियर करेगा? मिस्टर जेड बियर करेंगे। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट की बात। तो गाइस देखो, बाय किया आपने 64 में और सेल कर दिया 63.800 में, तो जितने का सेल किया क्या उससे बाय की बाय बाय ए को आप पूरी पेमेंट कर पाओगे? ए बैंक को नहीं, उसके लिए आपने 96,000 का लोन लिया है। ठीक है गाइस, अब 96,000 का लोन लिया है, इस पे 10 डेज का इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे? तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, पूरी डिटेल उतनी नहीं है जितनी इस क्वेश्चन को और देनी चाहिए थी। यहाँ पे आप ये एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने सी से, अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इन्हें ये जो लोन लिया इन्होंने 10 डेज का लिया है, क्योंकि 10 डेज में इनको पता चल जाएगा। मिस्टर जेड जो है वो 20 तारीख को आ गए थे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, तो ये जो सारी चीजें हुई है ये सिर्फ 10 दिन के लिए हुई है, तो इन्हें जो लोन चाहिए था ये 10 डेज के लिए ही चाहिए था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 10 डेज का जो कॉस्ट आया 320 रुपए, ये भी कौन बियर करेगा? ये मिस्टर जेड बियर करेंगे। और नए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बता दिया है कि आपको नया कॉन्ट्रैक्ट में 10 अगस्त का कौन सा रेट लेना है, 64.2500, उसमें मार्जिन ऐड कर दीजिए, ये रेट हो गया। तो मिस्टर जेड टोटल कॉस्ट क्या बियर करेंगे? तो कैंसिलेशन चार्जेस, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट का लॉस। सो मिस्टर जेड बियर करेंगे 1,87,060 रुपीज, 60 रुपीज। सो गाइज यहाँ पे हमने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी आपकी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल दिया, इस इंटरेस्ट भी निकाल दिया, स्वैप भी निकाल दिया, अमाउंट पेबल जो आके आपको कैंसिलेशन चार्जेस पे पेबल करना था वो भी निकाल दिया, और कैंसिलेशन रेट भी निकाल दिया। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट फुलअप हो गई है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये चार्ट को जरूर समझ लीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है गाइज, इसे एक दो बार, मिनिमम 2 बार तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसमें कुछ चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं उसे समझना ही पड़ेगा मजबूरी में, जैसे कि ये एंड ऑफ द मंथ समझना पड़ेगा, और दूसरा आपको ये जो 10 अगस्त की बात है कि ये 10 अगस्त का रेट है, ये भी आपको एक तरीके से एज्यूम ही करना है। तो सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 अब हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं गाइस। ये भी क्वेश्चन नंबर 58 की तरह एग्जैक्ट सेम है, बट इसे भी कर लेते हैं ताकि इस तरीके के क्वेश्चन पे हमारी ज़्यादा कमांड बन जाए। सो ऑन 10th जुलाई को एन इम्पोर्टर, एक इम्पोर्टर इम्पोर्टर एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्पोर्टर एंटर हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए विद बैंक फॉर 50,000 ड्यू ऑन 10th सितंबर एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 66.8400। एक इंपोर्टर है, इसको 2,50,000 डॉलर चाहिए। कब चाहिए? 10 सितंबर को चाहिए, क्योंकि कोई माल इसको इंपोर्ट करवाना है सितंबर में, तो इसको 50,000 डॉलर की सितंबर में रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 66.8400। ठीक है गाइस, तो बी बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ वो जेड कस्टमर को 66 रुपये 84 पैसे में 50,000 US डॉलर सेल कर देगा। कब करेगा? 10 सितंबर को। तो सारी ट्रांजैक्शन हमारी 10 सितंबर को होगी। द बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द इंटर बैंक मार्केट 66.6800। अब बैंक ने क्या करा? बैंक के पास 50,000 डॉलर नहीं थे, तो इसने कॉन्टेक्ट कर लिया ए बैंक से कि आप मुझे 50,000 डॉलर 66 रुपये 666800 प्राइस में 10 सितंबर को प्रोवाइड कर दोगे। और वही 50,000 डॉलर बी बैंक किसको प्रोवाइड कर देगा? जेड को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है गाइस, अब इसमें बी को क्या फायदा होगा? वो खरीदेगा लो पर 0.680 पे और बेच रहा है 0.8400 पे, तो यहाँ पे बी को फायदा हो जाएगा, ट्रांजेक्शन यही खत्म हो जाएगी। बट ऐसा
हुआ नहीं। हाउ, क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट ही आ गई, हाउ द बैंक वुड रिएक्ट इफ द कस्टमर रिक्वेस्ट ऑन 28 सितंबर। अगर कस्टमर 20 सितंबर को आके रिक्वेस्ट करता है, अगर कस्टमर 20 सितंबर को आ रहा है तो जाहिर सी बात है 10 सितंबर को तो ये ट्रांजेक्शन हुई नहीं। अगर 10 सितंबर को 10 सितंबर को ये ट्रांजेक्शन हुई नहीं तो बी को कोई और कस्टमर ढूंढना पड़ेगा अपने ये $50,000 जो इसने 66 रुपये 68 पैसे में खरीदे हैं बेचने के लिए। तो बी ने क्या करा, सी को ढूंढा, ठीक है जी, और सी के साथ कांटेक्ट कर लिया। अब इसने बी ने सी को कब ढूंढा, 10 सितंबर को ढूंढा। तो 10 सितंबर को जो मार्केट का रेट चल रहा है गाइस वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 66.1500 और 66.1700। तो सी कहेगा ओके मैं रेडी हूँ खरीदने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे बी कस्टमर बन जाएगा, बी बैंक, और सी मेन बैंक बन जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर सी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सी बाय करेगा लो। तो लो प्राइस क्या है 66.150। तो सी मार्केट रेट पे जो 66.150 रेट है उस पर बाय करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इस वाले ट्रांजेक्शन को ही समझते हैं हम। देखो बी ने ए से खरीदा हाई पे और बेचा सी को लो पे, तो क्या बी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हुए? जी हाँ, क्योंकि वो ए को पेमेंट करेगा तो वो तो एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। सो गाइज यहाँ पर बी ने क्या करा, जितना गैप आया, और गैप आएगा इसका 26,500, ये मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेशन में, अमाउंट आउटले में। देखो गाइस, बैंक ने बाय किया 66.86800 पे, बैंक ने बाय किया ए से, और बेच दिया किसको, सी को 66.1500 पे। तो कितना का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 0.5300 का। अगर इसे $50,000 से मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो ये 26,500 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बी ने लोन डी बैंक को अप्रोच किया होगा लोन के लिए 26,500 का फॉर 10 डेज, क्योंकि जेड जो है वो 20 सितंबर को तो आ ही गया। तो ओके गाइस, 10 डेज के लिए यहाँ पे इसने 12% के हिसाब से 26,500 का लोन ले लिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप इंटरेस्ट आउटले आपका इजी निकल जाएगा। अब गाइस क्वेश्चन में हम फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ तो कैंसल है, एग्जीक्यूशन है और एक्सटेंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपका रेट दे रखा है। फर्दर इंफॉर्मेशन में स्वैप की इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है कि हाँ स्वैप रेट क्या है, स्वैप रेट क्या करा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में हमें स्वैप रेट दिया हुआ था कि 10 जून को बैंक ने स्वैप करा बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी आप एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको स्वैप सेल भी निकालना है, स्वैप लॉस भी निकालना है। सो गाइस यहाँ पे आप ये यहाँ पे भी वही लाइन अप्लाई होगी कि बाय स्पॉट एंड सेल 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस यहाँ पे जो सी है, सी ने बाइंग का तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वापस बी कहता है सी कि अगर जेड हमारे पास आ जाएगा लेने तो आप हमारे से 1 महीने का, बी क्या करता है सी से सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, या बी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सी से, ठीक है, कि ये आप हमें बेच दोगे। अब यहाँ पे जो रेट लेना है सेलिंग रेट, ये जो है आपका 1 मंथ का लेना है, तो 1 मंथ का ये तो आपको स्पॉट रेट है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये एंड में ये आपको लेना ही पड़ेगा ये रेट। तो इसमें सी का जो सेलिंग रेट है, सी बेचेगा हाई पे, तो सी जो हाई पे बेचेगा तो 66.3200 पे सी बी को बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे बी बैंक को लॉस हो रहा है, स्वैप लॉस कहते हैं इसे गाइस। तो स्वैप लॉस कितना हो रहा है, देखो सी को बेचा 66 रुपये 15 पैसे में और खरीद रहा है 66 रुपये 32 पैसे में। तो गाइज यहाँ पे स्वैप लॉस आप निकाल दीजिए कि स्वैप लॉस है कि सी ने जो बाय किया है बी ने सी से वो तो 66 रुपये 32 पैसे में किया है, जबकि बेचा है 66 रुपये 15 पैसे में। तो ये क्या स्वैप लॉस हो गया, और ये स्वैप लॉस भी कौन बियर करेगा, जैसे इंटरेस्ट आउटले बियर करेगा कस्टमर जेड कस्टमर, वैसे स्वैप लॉस भी कौन बियर करेगा, कस्टमर ही बियर करेगा। तो टोटल स्वैप लॉस कितना हो जाएगा 17 पैसे से 8,500 का इंटरेस्ट आउटले मैंने निकाल दिया। अब गाइज यहाँ पे आ जाते हैं कैंसिलेशन पे। जेड 20 तारीख को आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और आगे से 10 नवंबर तक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दो। तो जेड क्या करेगा, जब भी पहले सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ था इनके बीच में, अब बाइंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट होगा
तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पे जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंग प्राइस से कैंसिल होता है। तो बाइंग रेट अगर हम यहाँ का निकालेंगे, क्योंकि यहीं पे पता चला है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो बाइंग रेट 20 सितंबर का क्या है, तो बैंक के अकॉर्डिंग देखो बाइंग रेट क्या है। जो लोअर वैल्यू होती है वो बाइंग होती है, और जो सेलिंग होती है हायर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू है 65.9600, और उसमें एक्सचेंज मार्जिन बाइंग के केस में तो ये लेस करते हैं ताकि और सस्ता इन्हें मिले। तो एक्सचेंज मार्जिन गाइज यहाँ पे हमने लेस कर दिया, तो ये 5.8940 आपका बाइंग रेट आ गया। ठीक है, अब इस बाइंग रेट से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज ये फिर पूछोगे कि यहाँ पे मार्जिन ऐड क्यों नहीं किया है, तो गाइज ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो इसके अंदर मार्जिन आपका ऑलरेडी इंक्लूड होगा। सो गाइज ये हमारा कैंसिलेशन रेट निकल गया। तो कैंसिलेशन चार्जेस भी तो जेड को बियर करने हैं। तो आपका ये जो कैंसिलेशन रेट है ये आपका 65.8940 आ गया, जिसे बुक ने राउंड ऑफ करके 65.8950 कर दिया है। अब ये राउंड ऑफ कैसे किया है कोई नहीं, अब फिर हम इस राउंड ऑफ को ही ले रहे हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन में तो इतना याद नहीं आएगा, तो आप ये वाली भी फिगर ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पे बेचने का क्या क्या रेट था, 66.840, और ये 840 है। ठीक है गाइज, मैंने इसे करेक्ट कर दिया है, ये आपका 8400 ही है, और कैलकुलेशन चेक हो गई है, ये कैलकुलेशन आपकी ठीक है। सो गाइज यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से, तो ये आपका 47,250 का लॉस हो रहा है। तो ये भी कौन बियर करेगा, ये भी बियर करेगा आपका कस्टमर। तो कस्टमर क्या बियर करता है, कस्टमर बियर करता है आपका ये वाला पोर्शन, कस्टमर बियर करता है स्वैप लॉस, और कस्टमर ये भी बियर करता है कैंसिलेशन चार्जेस, कि हाँ कैंसिलेशन चार्जेस कितने लगे हैं। तो ये वाला जो चार्जेस होता है ये भी कस्टमर बियर करता है, डेट कॉल कैंसिलेशन चार्जेस। तो इस तरीके से ये तीनों चार्जेस। अब गाइस नए रेट पे आते हैं कि हाँ ये कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया। अब 10 नवंबर को नया रेट लेना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं, तो आपको 10 नवंबर को ये डेट माननी पड़ती है कि हाँ ये 10 नवंबर की डेट है। अब इसमें आपको सेलिंग रेट पे सेल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना है, तो सेल प्राइस बैंक हमेशा कॉस्टली करेगा, बाय करता है लो पे, बेचता हाई पे, तो 66 रुपये 49 पैसे। तो गाइज यहाँ पे 66 रुपये 49 पैसे आपका 10 नवंबर का प्राइस हो जाएगा, जिसमें आपको मार्जिन जो है ऐड करना पड़ेगा सेल रेट में, तो ये हो जाएगा 66 रुपये 55 पैसे 65। तो गाइज यहाँ पे जो नया रेट निकाला वो भी हमने 66.5565 निकाल दिया। तो गाइज ये भी ये कैलकुलेशन हो गई। तीनों कैलकुलेशन की चार्जेस को करेंगे तो ये 55,837 रुपये आ जाएगा, और इंटरेस्ट आउटले हमारा 87 रुपीज़ आ जाएगा। और बात करें स्वैप लॉस की तो 8,500 आ जाएगा, और कैंसिलेशन का अमाउंट 47,250 आएगा, कैंसिलेशन का रेट 65.8940 आएगा। सो गाइज ये टाइमलाइन बनाने के बाद आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 और 59 जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा गाइज। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 59 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं गाइज। योर फॉरेक्स डीलर had entered into a currency deal and had sold 10 lakh US dollar against the euro at $1 is equal to में 1.440 यूरो फॉर स्पॉट डिलीवरी। मतलब क्या करा कि जो डीलर है, डीलर ने 10 लाख यूएस डॉलर सेल कर दिए, कितने के रेट पे सेल कर दिए, 1.4400 यूरो में। तो 10 लाख डॉलर को सेल किया, इनको इतना यूरो मिल गया। हाउ एवर इसके अलावा लेटर ड्यूरिंग द डे ही पता चला द मार्केट बिकम वोलाटाइल, मार्केट क्या है वोलाटाइल हो जाएगी या होने वाली है। एंड द डीलर इज कंप्लायंस विद हिज मैनेजमेंट गाइडलाइंस, और डीलर ने अपनी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस को कंप्लायंस करते हुए हैड स्क्वायर अप द पोजीशन विद व्हेन द कोटेशन वर दिस, मतलब सेम डे पे ही उसने क्या कर दिया, स्क्वायर अप कर दिया। तो आपका जो डॉलर और यूरो का जो रेट है गाइस वो ये वाला रेट है, तो उसने इस रेट पे आपका बाइंग किया था, और जब स्क्वायर अप करेगा तो आपका ये रेट लेगा। तो सेम उसने स्क्वायर अप कर दिया, तो उसको लॉस हो गया 5,000 यूरो का नेट लॉस।
अब उसे कहीं ना कहीं से 5000 यूरो तो चाहिए ही। अब क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है। उसने स्क्वायर अप तो कर दिया, और व्हाट विल बी गेन और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, उसको 5000 का क्या हो गया, लॉस तो हो गया। बट इस लॉस को आपको इंडियन करेंसी में एक तो पहला इंडियन करेंसी में बताना है, दूसरा ये जो लॉस है आपको 5000 यूरो चाहिए। तो आपको 5000 यूरो बाय करना है फ्रॉम इंडियन करेंसी, बट आपके पास जो रेट है वो यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी का है, और यूएस डॉलर और यूरो करेंसी का है। तो आपको इनडायरेक्ट कोड दे रखा है। तो गाइस यहाँ से आपको दो करेंसी दे रखी है, एक करेंसी एब्सेंट है, तो इसको निकालने का मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चरों में बताया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे $1 की कीमत 31 रुपये सेलिंग रेट, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये याद रखना। ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम खरीदते महंगा है और बेचते सस्ता है। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बैंक बेचता महंगा है, खरीदता सस्ता है। ठीक है, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग और सेलिंग लिखा है मैंने। अब यहाँ पे $1 की कीमत आपकी 31 रुपये 43 है, और यहाँ पे $1 की कीमत 31 रुपये 45 है। ठीक है गाइस। लेकिन अगर इसे मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, मैं दोनों कोड डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड को दोनों कोट लिख देने चाहिए, ताकि करेंसी कन्वर्ट करते समय दिक्कत ना आए। तो अगर इसे मैं रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको $1 की कीमत यूरो में दे रखी है, इसको भी अपोजिट करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 यूरो इक्वल टू में 1 अपॉन में $1.45, और 1 अपॉन में $1.440 हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, आपको चाहिए आपको करेंसी यूरो, यूरो के अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब यूरो आपकी मेन करेंसी होनी चाहिए, कि यूरो को आपको बाय या सेल करना है। वैसे इस क्वेश्चन में हमें यूरो को बाय करना है, 5000 यूरो को बाय करना है। तो यूरो आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो यूरो आपका लेफ्ट साइड होने में दो इक्वेशन है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को जनरेट करते हो तो आपका यूरो अपन में रुपीज होना चाहिए, ताकि रुपीज आपका इधर चला जाए। या फिर अगर राइट हैंड साइड की बात करते हो तो आपका रुपीज अपन में यूरो होना चाहिए। तो गाइस हम राइट साइड के सिंबल को बनाते हैं कि रुपीज अपन में यूरो होना चाहिए। अब हमें कहीं ना कहीं बाय करना है, तो हमें बाइंग रेट को ही लेना है गाइस, ये बात आप नोटिस करना, क्योंकि हमें आपको यूरो जो है वो बाइंग करना है, तो हमें बाइंग रेट लेके चलना है। और ये सारी रेट आपकी बाइंग रेट है, क्योंकि इसको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका बाइंग रेट हो जाता है सारा का सारा, और ये आपका सेलिंग रेट हो जाता है। अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं करोगे तो कंफ्यूजन बहुत हो जाती है एग्जाम में सॉल्व करते समय। तो आप इसको एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद आपका ये सारा का सारा सेलिंग रेट है, आपका ये बाइंग रेट है, और आपको चाहिए यूरो का बाइंग रेट। तो इस सिंबल में डालने के लिए आपको क्या है, आपको क्या चाहिए होगा, आपको देखिए कि आपका रुपीस ऊपर होना चाहिए, डॉलर नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे डॉलर ऊपर होना चाहिए और यूरो नीचे होना चाहिए, ताकि डॉलर से डॉलर आपका कट जाए और रुपीस अपन में यूरो आ जाए। लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे आपका बाइंग रेट में देखिए, आपका रुपीज अपन में डॉलर क्या है, ये वाला प्राइस है आपका बाइंग, और डॉलर अपन में यूरो क्या है आपका, ये वाला सिंबल है कि ये डॉलर अपन में यूरो है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, रुपीज अपन में यूरो आ जाएगा, जो कि मैच कर जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड से यूरो अपन में रुपीज से। तो ठीक है गाइज, जब इस कैलकुलेशन को हमने किया तो ये 31.50 बाइंग रेट है, और इसका बाइंग रेट है 1.440। तो गाइज इसको किया तो हमारा 1 यूरो की कीमत इक्वल टू में ₹21.8403 आपके आगे। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको करेंसी कन्वर्ट करना था, किस में करना था, यूरो में करना था। अब यहाँ से आप रुपीज का भी बाइंग रेट निकाल सकते हो, रुपीज इक्वल टू में 1 अपॉन में लेकिन ये आपका नहीं आएगा, दूसरे जो सेकंड अमाउंट आएगा वो आपका 1 अपॉन में आएगा वो। ठीक है गाइस, तो वहां तक नहीं जाते, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है कि हाँ हमें बाइंग रेट निकालना था। तो हमारा जो बाइंग रेट आएगा गाइस ये 21.8403 आएगा, और ये कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको रुपीज अपन में यूरो का सिंबल चाहिए, क्योंकि अगर ये सिंबल आपका राइट साइड है तो आपका यूरो जो है ये इधर आ जाएगा, और आपका रुपीज में बता दिया जाएगा। बेसिकली हमें ये इक्वेशन पूरी करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे तो आपका ये यूरो अपन में रुपीज होता है, ये इक्वेशन। राइट हैंड साइड की बात करोगे तो रुपीज अपॉन में यूरो, आपका यही इक्वेशन बैठता है। तो आपको इसी इक्वेशन में बाइंग रेट चाहिए, तो इसी इक्वेशन में आप बाइंग रेट देख लीजिए कि क्या क्या आपका बैठ रहा है, तो उस हिसाब से आप
सॉल्व कर दीजिए, आपका मनी इजीली कन्वर्ट हो जाता है, जो मनी में कन्वर्ट हो गया उतने में आप इसे सेल कर दीजिए। तो आपका एग्जैक्टली जब आप 5000 यूरो को खरीदेंगे तो 21.8403 अमाउंट लगेगा। डेट मीन्स कि 1,09,201 का आपको लॉस हो गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 60 में आपको करेंसी कन्वर्जन का ही पॉइंट था, बाकी कोई ऐसा नया पॉइंट नहीं था। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं गाइस। In this question, A Limited, an Indian-based company has subsidiary in US and UK. A Limited है, AMK Limited, इनकी सब्सिडी कंपनी यूएस में है और यूके में है। फोरकास्ट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर द नेक्स्ट 30 days फॉर द टू सब्सिडरी कंपनी आर एज बिलो। देखो अगर इन्होंने जो फोरकास्ट करी थी इसमें ये पाया गया कि नेक्स्ट 30 days के लिए यूएस के पास जो है सरप्लस फंड वो 12.5 मिलियन का है और यूके के पास 6 मिलियन का है नेक्स्ट 30 days के लिए। फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इन फॉर्म इज ऑब्टेन। जो स्पोर्ट रेट की बात करें रुपीज और यूएस डॉलर का तो 0.0215 है और 0.0149 पाउंड है। स्पोर्ट रेट की बात कर रहा हूँ मैं गाइज। और अगर मैं फॉरवर्ड रेट की बात करूँ तो 0.0217 और 0.0150 आपका 30 days का फॉरवर्ड रेट है। क्वेश्चन फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एनुअल बोरिंग एंड डिपॉजिट रेट आर अवेलेबल। अगर आप इंडिया की बात करो तो आपको बोरिंग रेट 6.4, यूएस में 1.6 और यूरो यूके में आपको 3.91, जबकि डिपॉजिट रेट की बात करें तो 6.2, 1.5 एंड 3.7 रिस्पेक्टिवली इन दियर कंट्री। द इंडियन ऑपरेशन इज फोरकास्टिंग अ कैश डेफिसिट ऑफ 500 मिलियन। देखो गाइस, यूएस वाले के पास करे तो 12.5 मिलियन का एक्स्ट्रा कैश है, यूके वाले के पास भी 6 मिलियन का एक्स्ट्रा कैश है, बट इंडिया वाले के पास कैश नहीं है, डेफिसिट है कितने का 500 मिलियन रुपीस का डेफिसिट है। इट इज अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट रेट इज बेस्ड ऑन अ ईयर बेसिस। आपको 360 डेज का ईयर में लेना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द कैश बैलेंस। आपको कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है कब का, एट द एंड ऑफ 30 days का कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है, पीरियड इन रुपीज। और आपको जो कैश बैलेंस करना है वो रुपीज में कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स कि आपको ये जो बैलेंस है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, और ये तो आपका रुपीज में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। फॉर ईच कंपनी अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इग्नोरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टैक्सेस को इग्नोर करते हुए हमें करना है। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट, ये ऑप्शन है कि ईच कंपनी इन्वेस्ट इट्स ओन कैश बैलेंस और डेफिसिट इन द लोकल करेंसी इंडिपेंडेंटली। डेट मीन्स कि आपको क्या करना है कि सब जिनके पास जो अपना पैसा है वो अपना डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा फॉर द बीइंग ऑफ 30 days। तो बात करते हैं हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, तो अगर सब अपना पैसा इंडिपेंडेंटली अगर सब अपना पैसा अपने पास ही रखते हैं तो इंडियन के पास तो माइनस में आपका 5 मिलियन 500 मिलियन रुपीज है, जिसको हमने यहाँ कर दिया है रुपीज इन 1000। तो इसे हमने गाइस 1000 में डिनोट कर दिया है। सो गाइस यहाँ पे आपको इंडिया में आपका 5 lakhs जो है वो नेगेटिव में है, बाकी का यूएस के पास 12,500 जो है वो आपका पॉजिटिव में सरप्लस है, यूके के पास भी 6,000 पाउंड है वो आपका सरप्लस है। अब बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में आपका अगर 5 lakhs जो है वो आपका अगर नेगेटिव में है तो इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6.4 है। तो अगर इंडिया का इंटरेस्ट रेट से निकालोगे तो 266.67 आएगा। तो मंथ एंड में जो नेगेटिव बैलेंस है वो और नेगेटिव हो जाएगा 502,667 का। बट यूएस का इंटरेस्ट रेट क्या है डिपॉजिट का, 1.5 है। तो गाइस इस पे 12,500 पे 1.5 लगाओगे तो 15.63 का आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा 30 days में। और ठीक इसी प्रकार यूके की भी बात करें तो 3.7 का इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो 18.50 का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये दोनों अमाउंट को अगर जोड़े तो वो 12,515 यूएस डॉलर होता है, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में 30 दिन के बाद कन्वर्ट करेंगे तो अपने को ये रेट लेना होगा। और सेम वैसे यूके की बात करते तो हमारे पास 6,000 पाउंड हो जाएंगे, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन करेंसी में तो हमें ये रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 days के बाद हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सबके सब अपने ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली मेंटेन हो रहे हैं। तो गाइस हमारा जो कैश बैलेंस है ये तो आपका नेगेटिव आ गया गाइस।
और ये आपका पॉजिटिव आ गया 576757, और ये आपका 401233। तो गाइज यहाँ पे जब हमने नेट बैलेंस देखा तो 30 डेज के बाद जो हमारे पास नेट बैलेंस आया वो रुपीज़ में निकालना था, तो वो आया हमारे पास 4,75,323 रुपीज़। गाइज ये तो हो गया कि अगर कंपनी अपने इंडिपेंडेंटली मेंटेन करती है तो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कैश बैलेंस आर पूल्ड इमीडिएटली, जितना भी कैश बैलेंस है आपको इमीडिएटली पूल्ड कर लेना है, मतलब इन दोनों को आज ही कन्वर्ट कर देना है इन इंडिया, एंड नेट द बैलेंस आर इन्वेस्ट और बोरो फॉर द 30। जो बैलेंस आता है नेट में वो नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, उसके अकॉर्डिंग आप बोरो या इन्वेस्ट कर लीजिए। तो अगर आज ही की बात करें, आज ही अगर हम बैलेंस को पूल कर दे तो सबसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो आज के लिए स्पॉट रेट लेंगे, डॉलर के लिए स्पॉट रेट लेंगे, जबकि यूके पाउंड के लिए हम लेंगे, हाँ पाउंड के लिए भी हमें स्पॉट रेट ही लेना होगा। तो दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये अमाउंट आ गया आज के दिन। प्लस इंडिया में जो कैश बैलेंस है ये भी आपका ₹1000 में हमने दिखाया है, तो 500 लैक्स आपका नेगेटिव चल रहा है। तो टोटल नेट बैलेंस अब गाइस यहाँ पे तो हमारा आज ही के दिन जो नेट बैलेंस आ रहा है वो 4,84,080 का आ रहा है, जबकि यहाँ तो एक महीने के बाद भी आपका जो नेट बैलेंस कैश में था इंडियन करेंसी में था वो 4,75,323। तो गाइज ये तो ऑप्शन आपको बेटर ही है ओवर, इवन आपका ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है, और इसे आप 6 पॉइंट जो आपका डिपॉजिट रेट है 6.20, उस पर आपको 30 डेज का इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसमें गाइज इंटरेस्ट का भी पोर्शन ऐड कर दिया हमने इसके ऊपर 6.20 का 30 डेज का, तो 2501.08 हमें और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया। तो हमारा जो वैल्यू है आफ्टर 30 डेज इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए इमीडिएट कैश पूलिंग इज प्रेफर एज इट इज़ मैक्सिमाइज इंटरेस्ट अर्निंग। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करूँ तो इसमें बस यही दिखाना है कि 30 दिन के बाद जो कैश है वो ज़्यादा बेटर है या फिर आज आपके पास कैश है वो ज़्यादा बेटर है, प्रोवाइडेड कि आपके पास जो दो सब्सिडरी है वो अलग अलग कंट्री में है, तो उसका करेंसी भी आपने आज इंडिया में कन्वर्ट कर लिया। वैसे गाइज इसमें इस क्वेश्चन में करेंसी कन्वर्जन में इतना एज सच कोई पॉइंट नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है हमने वैसा ही डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 62, ऑन 19th अप्रैल फॉलोइंग आर द स्पॉट रेट। 19 अप्रैल को कुछ स्पॉट रेट दिया हुआ है जिसमें कि आपका यूरो और यूएस डॉलर का स्पॉट रेट दिया हुआ है, और यूएस डॉलर और आईएनआर का स्पॉट रेट दिया हुआ है कि एक डॉलर में 44.8000 आईएनआर है, और एक यूरो में आपके 1.24 टाइम्स जीरो डॉलर है। तो फॉलोइंग आर द कोड ऑफ द यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन का कोड दिया हुआ है गाइस यहाँ पे ऑप्शंस का, जैसे कॉल और पुट ऑप्शन का। तो कॉल का कोट है आपका, स्ट्राइक प्राइस है 1.200 और प्रीमियम है आपका 0.035, एक्सपायर हो रहा है 19 जुलाई को। और पुट की बात की जाए तो पुट में आपका यहाँ पे गाइज ये यूरो और यूएस डॉलर में आपका कॉल और जो पुट है उसका स्ट्राइक प्राइस तो 1200 है, और पुट पे जो प्रीमियम है वो 0.04 है, जबकि कॉल पे प्रीमियम है आपका 0.035, और दोनों एक्सपायर हो रहे हैं आपके 19 जुलाई को। और यूएस डॉलर आईएनआर की बात करी जाए तो इसमें जो कॉल और पुट ऑप्शन है उसका स्ट्राइक प्राइस तो 44.8000 है, और बट प्रीमियम जो कॉल का है 0.212 है, और प्रीमियम जो पुट का है 0.04 का प्रीमियम है, और दोनों एक्सपायर हो रहे हैं गाइस अपने, ये तो जुलाई 19 में हो रहे हैं और ये सितंबर में एक्सपायर हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, एक ट्रेडर है सेल्स, उसने सेल कर दिया। ट्रेडर या तो इस सिचुएशन में होगा या तो इस सेकंड सिचुएशन में होगा। सेल एट द मनी स्पोर्टेड स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब गाइज ये होता है कि स्ट्रेडल के अंदर कॉल और पुट दोनों होते हैं। तो अगर उसने सेल किया है तो उसने क्या कर दिया, कॉल भी सेल कर दी और पुट भी सेल कर दिया। एक्सपायरिंग द 3 मंथ, और 3 मंथ के एक्सपायरिंग का वेट किया, एंड कैलकुलेट द गेन एंड लॉस इफ 3 मंथ लेटर। जो स्पोर्ट रेट है आपका यूएस डॉलर का वो 1.2900। आपका ये पहले केस की बात कर रहा है, और पहले केस में जो स्ट्रेडल है और ट्रेडर ने सेल किया है, तो पहले केस में ट्रेडर ने कॉल और पुट दोनों ऑप्शन को सेल कर दिया और आपका
स्ट्राइक प्राइस आपका 1.2900 हो गया है एट द एंड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ है यहाँ से, अप्रैल से या जुलाई। सो गाइज आर ट्रेडर विल सेलिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन, अगर वो सेल करता है तो उसको 0.035 प्लस 0.040 आपको प्रीमियम उसको रिसीव्ड हो जाएगा। रही बात एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी में जो आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ा है कॉल, आपको कॉल ऑप्शन के सेल करने पर आपको लॉस होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ कॉल ऑप्शन, क्योंकि सामने वाला बंदा तो अपना एक्सरसाइज करेगा, तो आपको जो लॉस हुआ कितने का हुआ है, 1.2900 लेस 1.200, आपको 0.090 का लॉस हो गया। तो आपका जो नेट लॉस है वो 0.15 पर यूरो है। आपका नेट लॉस ऑफ $0.15 पर यूरो। 1 यूरो पे आपको 0.15 का लॉस हुआ है। अब इसने यहाँ ट्रांजैक्शन में नहीं बताई कि कितनी यूरो की ट्रांजैक्शन इन्होंने करी। इन्होंने तो हमने 1 ही यूरो पे ये सारा कुछ निकाल दिया। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ट्रेडर सेल कर रहा है तो हमने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि स्ट्रेडल में आपके जो पोर्टफोलियो होता है उसमें कॉल भी होता है और पुट भी होता है, और आपने सेल किया तो कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया तो आपको प्रीमियम मिल गया। जिसमें से कॉल वाले पे आपको लॉस होगा क्योंकि स्ट्राइक रेट क्या है आपका, स्ट्राइक प्राइस आपका बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, अब बात आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दी रखी है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो 1.5 मिलियंस में करोगे, दैट इज 15 लाख डॉलर्स में करोगे। अब सेकंड वाला कहता है विच स्ट्रेटजी गिव अ प्रॉफिट टू द डीलर, कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि डीलर को प्रॉफिट दे। यहाँ पर तो लॉस हो गया। इफ द 5 मंथ लेटर, 5 महीने के बाद, ये 3 मंथ्स का है आपका, ये आपका 5 मंथ्स का है फ्रॉम अप्रैल। 5 मंथ लेटर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो है आपका, अभी तो स्पॉट रेट है वो 44.8000 है, आपका स्पॉट रेट हो जाएगा 45। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर अ ट्रांजेक्शन। अब आपको ही यहाँ पता चल रहा होगा कि आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो प्राइस बढ़ रहा है, या फिर पुट ऑप्शन में भी आपको सेल बाय द कॉल। पहले तो हम कॉल ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए। तो कॉल ऑप्शन अगर बाय करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको 15 लाख, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख की ट्रांजेक्शन लेनी है क्वेश्चन ने कहा, तो 15 लाख डॉलर पे आपको 0.12 का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 1,80,000 का प्रीमियम दे दिया, और आपका 5 महीने बाद डॉलर का रेट हो गया 45 रुपीज। तो आप 15 लाख के यूरो को, 15 लाख डॉलर को 0.20 का आपको गेन हो गया। यहाँ पे 0.20 का गेन हो गया, इन दोनों का डिफरेंस। स्ट्राइक प्राइस आपका बढ़ गया तो आपको 3 लाख का गेन हो गया। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ गाइस? 1,20,000 का। और क्योंकि इसने कहा था कि आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर देगा, आप पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए। अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको प्रीमियम कितना मिल जाएगा? 0.04 का प्रीमियम मिल जाएगा। यहाँ पे 0.04 लिखा हुआ है, तो 0.04 का गाइस आपको प्रीमियम मिल जाएगा। और जो बायर है वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा उसकी रेंज से आगे बढ़ गया है, और आपने ये पुट ऑप्शन बाय नहीं किया, पुट ऑप्शन सेल किया है। तो पुट ऑप्शन सेल करने में आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो जितना ज़्यादा हाई होगा, बायर को उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। तो गाइज यहाँ पर सीधा आपको जितना प्रीमियम मिला है वही आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि बायर के हाथ में है ऑप्शन को एक्सरसाइज करना और नहीं करना। यहाँ पे आपने ऑप्शन क्या किया था? सेल किया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको सीधा नेट प्रॉफिट सिर्फ 60,000 का होगा। तो दोनों में से जो बेटर ऑप्शन है वो 1,20,000 का है, मतलब आपको कॉल बाय कर लेनी चाहिए। और पहले केस में आपको लॉस होगा पर यूरो 0.15 डॉलर का लॉस होगा पर यूरो, क्योंकि ये डॉलर और यूरो का केस था, और ये INR और USD का केस था जहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दी हुई थी क्वेश्चन ने। जबकि इस केस में आपको ट्रांजैक्शन कोई भी नहीं दी थी कि कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, तो हमने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को कंसीडर करके ये सॉल्यूशन, पहले पार्ट का सॉल्यूशन किया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 62 भी कहूँ तो सिंपल क्वेश्चन है, हल्का सा लॉजिक क्रैक करोगे तो ये बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा आपका, अंडरस्टैंड। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 62 भी कंप्लीट होता है।